अच्छा, अंकित आज साइंस का एग्जाम था, कैसा गया? चलिए, बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? एक मिनट देख लेते हैं हम, रुक जाइएगा। लास्ट क्लास में एक मिनट, रेस्पिरेशन हम लोग देख रहे थे। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हुआ था। नेक्स्ट, हाँ, हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम डालेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करूं कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअली कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन जो होता है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे में लंग्स है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। एंड अगर मैं फिगर की बात करूँ तो कैसा फिगर होगा, डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं पहले। जैसे ये हमारा ऐसा कुछ डायग्राम था जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक तरीके से था, जो कि ऐसा डायग्राम था, समझना इस चीज़ को। ठीक है, आगे के साइड क्या रहता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। पीछे के साइड क्या होता है, पीछे के साइड एक पाइप होता है जो कि जिसको हम लोग फूड पाइप कहते थे। ये वाला जो पाइप है ये क्या हो गया, फूड पाइप हो गया, जिसको हम लोग एसोफेगस भी कह रहे हैं। एंड मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्या है, एक कार्टिलेज का फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि बंद करने के काम आता है। और क्या क्या चीज़ें थी भाई, ये बकल कैविटी हो गया, यहाँ पे क्या है, यूव्यूला है। एंड यूव्यूला के बाद हम कह सकते हैं ये वाला ऐसा नेजल पैसेज हो गया। ठीक है, एंड ये एक कॉमन स्पेस है, ये देखने को हमें मिल रहा है। ये कॉमन स्पेस, इसको क्या कह रहे थे, फेरिंग्स। देखना, नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है ना, कि हम कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बताता है प्रेजेंट ऐसे, जिसमें से नर्व फाइबर्स ऐसे निकले रहते हैं। ये एक्चुअली महक जो है, सूंघने की शक्ति हमारी इसी से होती है। इसको हम लोग स्नाइडेरिया, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, इसीलिए इसको स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, ये हम कह रहे हैं ये हमारा क्या है, बक्कल कैविटी हो गया। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये क्या हो गया, यूव्यूला हो गया। उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रल कहते हैं। तो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, एयर अंदर जाता है। स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन काम क्या है, ये हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब से जुड़ा। ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल होता है, ऑल्फैक्टरी लोब से जुड़ा होता है। ठीक है, ये कॉमन पैसेज हमारा क्या हो गया, ये वाला नेजल पैसेज हो गया। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ये कॉमन पैसेज फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद से हम कह सकते हैं ये ओपनिंग में जाता है, ये तो एपिग्लॉटिस हो गया।
एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से एयर कहाँ जाएगा, ग्लॉटिस के अंदर जाएगा। एंड इसमें क्या है, कार्टिलेज का रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कार्टिलेज का सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होता है ऐसा, जो कि हम कह सकते हैं ये जो रिंग्स प्रेजेंट होता है ये एक्चुअली ट्रैकिया को या विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। मतलब जब हम सांस छोड़ छोड़ रहे हैं तो एक्चुअली उसमें तो सांस नहीं ना, बाहर चला गया ना। एंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये एक कार्टिलेज का फ्लैप प्रेजेंट है। एंड ये जो ऑर्गन है, इसी ऑर्गन को हम क्या कह रहे हैं, वॉइस बॉक्स, या इसे ही हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स ऊपर है, लैरिंग्स क्या है भाई, इसी को वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया। इसमें क्या है, ये कार्टिलेज का रिंग है, इसको कार्टिलेजिनस रिंग्स कह सकते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, एसोफेगस हो गया, एसोफेगस। तो यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें हो गई, सबसे पहले नॉस्टल से स्टार्ट हुआ, नॉस्टल से एयर कहाँ आ गया, नेजल पैसेज में, यहाँ ये फेरिंग्स से, फेरिंग्स से किस में, ट्रैकिया में। ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, मतलब पीछे से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो आके फिफ्थ नंबर पे वो क्या होता है, डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। तेरह को एग्जाम है साइंस का, ये आएगा। नहीं, इससे पहले कहाँ तक हुआ था, जहाँ तक आज होगा, आज कितना तारीख है, आज आपका 6 तारीख है ना, यहाँ तक हुआ रहेगा, आज के क्लास तक यहाँ तक आ सकता आएगा। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब हम लोग लोअर पढ़ेंगे कि लोअर साइड में कैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी का नहीं है, फिजिक्स का, बस तब क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो अपर वाला तो ऐसा हो गया पाथ हमारा कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हमको नजर आ रहे हैं, नॉस्ट्रल नजर आ रहा है, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। एक वर्ड है लैरिंग्स, जैसे वोकल कॉर्ड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के वोकल कॉर्ड को हम साइरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो एक और वर्ड होता है जो कभी कभी यूज किसी किसी बुक में लिखा आता है, इसको साइरिंग्स कहते हैं, साइरिंग्स। ये क्या है, वोकल कॉर्ड ऑफ बर्ड्स, वोकल कॉर्ड ऑफ बर्ड्स, वोकल कॉर्ड ऑफ बर्ड्स। नोट डाउन कीजिए तो। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रॉ कीजिए तो, 2 मिनट दे रहे सारे लोग, ड्रॉ कीजिए। हो गया।
कोई बात नहीं सुमित, आप जितना आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। या दिव्यांशु, ये सब ड्राइंग आ सकता है बिल्कुल बोर्ड्स में, तभी बनवा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका हम ड्राइंग का प्रैक्टिस करवाए। आने का चांसेस देखिए, चांसेस तो बोर्ड्स होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि ओवरऑल सिलेबस तो कम से कम कंप्लीट रहे। प्रैक्टिस करिएगा तो बनने लगेगा, ऐसे भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ निहारिका, इस बार सिलेबस नहीं कम हुआ है। पिछले बार कम होके भी कोई फ़ायदा नहीं था, घाटा ही हुआ। एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, बल्कि अब जो बच्चे 11th में जाएंगे, सोचो उनको वो चीज़ जो छाट दिया गया है उस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही, तो फिर से उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे कोई सिलेबस छाँटने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, 12th में दिक्कत होता है बिल्कुल, क्योंकि 10th से जब 11th में स्विच होता है ना सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है। सोचो ना कि साइंस तुम्हारा एक सब मिक्स था 80 नंबर का, 70-70 नंबर का 3 अलग-अलग सब्जेक्ट हो गया आपका। फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया, मैथ्स तो अलग था ही। खैर, हाँ, तो इट्स बेटर कि पढ़ाया गया होगा तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, हो गया। देखिए, ये तो हम लोगों का अपर रेस्पिरेटरी पैसेज पे हो गया। फिर अगर मैं लोअर की बात करूँ कि लोअर साइड में क्या चीज़ें हैं भाई, तो ये मान लो कि आया ट्रैकिया। देखो हम बनाते हैं ना फिगर में, तो हम बनाते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे हम बना रहे हैं, जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे ना, वो एक्चुअली राइट पोर्शन है। ठीक है, वो एक्चुअली राइट पोर्शन है। देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये राइट लंग हो गया। ठीक है, बनाए हैं लेफ्ट साइड, तो एक्चुअली हम सामने वाले का लंग्स बना रहे हैं, ये राइट लंग हो गया। उसी तरीके से ये लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग राइट लंग की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, जैसा कि फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, बीच में एक गड्ढा है। इस गड्ढे को, जो कि लेफ्ट लंग में रहता है, इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच, इसी नॉच में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, दिल हल्का सा थोड़ा सा बाएं तरफ होता है, नॉच। ठीक है, एंड नीचे का साइड क्या है, ऊपर का चेम्बर और नीचे का चेम्बर प्रॉपरली सेपरेटेड होता है एक डोम शेप्ड मेम्ब्रेन से। डोम शेप्ड मेम्ब्रेन से, ऐसा कुछ मेम्ब्रेन रहता है। इस मेम्ब्रेन को हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि ऊपर वाले चेम्बर को बिल्कुल ही एयर टाइट बनाता है नीचे वाले चेम्बर से। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। अब जैसे ही, अब समझो ये ट्रैकिया था। ठीक है, ये ट्रैकिया था। ये ट्रैकिया जैसे ही आता है
किस पॉइंट पे डिवाइड करेगा? पीछे से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो रिब केज में लगभग पीछे के साइड 12 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो फिफ्थ साइड पे ही आके क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। पीछे से अगर काउंट करेंगे कि आगे जो लंग्स है वो ट्रैकिया किस पॉइंट पे, कोई लोकेशन होगा ना कि वहां पे डिवाइड करता होगा राइट और लेफ्ट में, तो उसको हम लोग फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। पीछे से काउंट करेंगे रीढ़ की हड्डी जो थोरैसिक रीजन में है, फिफ्थ नंबर से डिवाइड होगा वर्टिब्रा, ठीक है। इससे ये डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। वो फराज एक्सेप्शन है कि किसी का राइट साइड में हर्ट होता है। ये जो पहला ब्रांच निकला है, इस ब्रांच को हम राइट प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकस, ठीक है। फिर वो क्या होगा, डिवाइड करेगा दो ब्रांचेस में, ऐसे समझो, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकस अगर डिवाइड करता है फिर ब्रांचेस में, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। ब्रोंकस जहां तक है ना, वहां तक ये कार्टिलेज वाला रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। ब्रोंकस जहां तक है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वहां तक क्या है, ये कार्टिलेज का रिंग जो है वो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद से ये डिवाइड हो रहा है किसमें, थिन ब्रांचेस में। टर्शियरी ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है दो ब्रांचेस या दो से तीन, मतलब हम दो ही बना रहे हैं, एक जगह नहीं है, मल्टीपल रहता है। तो इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। फिर वो डिवाइड होता है जिसको सेकेंडरी ब्रोंक्यूल कहते हैं, एंड फिर वो डिवाइड होता है जिसको टर्शियरी ब्रोंक्यूल कहते हैं, जो लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये कुछ ऐसा है, इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग। ये वाला क्या हो गया, इस टर्शियरी ब्रोंकस से पहला ब्रांच निकला, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। ये उसके बाद से ये क्या हो गया, दूसरा निकला, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। फिर ये वाला क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बहुत ज़्यादा आपका फिगर, लेकिन याद करवाएंगे आपको, याद हो जाएगा, खाली नाम ज़्यादा हो गया है। एंड फाइनली ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलस, एल्वियोलस, ठीक है, इसको हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, मतलब पहले याद रखना है, प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकस हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल आ जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, लास्ट में क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलस कहते हैं। यहाँ अंदर से ये समझो, ये अंदर से हॉलो है ये, लेकिन ये जो पार्ट है वो स्पॉन्जी है, वहां पे टिश्यू प्रेजेंट होता है। नहीं नहीं, हाँ दोनों साइड करता है, ऐसा नहीं है। एक लंग को हम दिखा रहे हैं बाहर से ऐसा है, एक लंग कटा हुआ है, एक लंग हमारा ऐसा प्रेजेंट है, समझो ऐसा, ऐसा प्रेजेंट है, बाहर से ऐसा है। अब देखो, लंग के जिस पॉइंट पे ये ब्रोंकस एंटर करता है, उस पॉइंट के लिए वर्ड हम हाइलम यूज करते हैं,
हाइलम क्या है, वो छेद है लंग्स में जिसमें, जिससे क्या है, ये ब्रोंकस एंटर करता है। ब्रोंकस के साथ और क्या एंटर करेगा भाई, ब्रोंकस के साथ एंटर करेगा आपका आर्टरीज। कौन से आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसके साथ इंटर करेगा ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों तरफ ऐसे, एंड पल्मोनरी वेन जो है वो बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि लंग्स का फिगर हो गया, जिसमें कि टोटल पार्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं हमारे। रिंग्स कहाँ तक है, ब्रोंकस तक। रिंग्स का मेन काम क्या है, जो लंग्स है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, कि मान लो हम सांस छोड़ रहे हैं, जिस समय छोड़ चुके होंगे, जाहिर सी बात है उसमें उस समय क्या होगा, अंदर लंग्स के एयर नहीं होगा, तो बीच में जो पैसेज है उसमें भी एयर नहीं होगा, तो उस समय अगर एयर नहीं होगा तो जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, वो तो सट जाएगा ना, एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कि ना चिपके, तो ये कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट लंग है ये। लिख देंगे, अभी नहीं लिखे है, कंजेशन हो जाएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी आर्टरीज और वेन्स के बारे में। नीचे वाला ये वाला लिख लीजिएगा, इसको हम लोग इस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम, इसको हम लोग डायफ्राम कह रहे हैं। There are many organisms which cannot, which can live in absence of oxygen. For example, many bacteria can be anaerobic. For example, Rhodospirillum or bacteria like Corynebacterium. These cannot, or yeast, obviously anaerobic respiration. Alveolus, yes, दोनों साइड में होता है। एल्वियोलस नहीं है, एल्वियोलस है, ALVEOLUS, एल्वियोलस, एल्वियोलस। अब देखो, मेनली हमको एक मैकेनिज्म जानना है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम कर कैसे पाते हैं। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने प्लांट को लेके पढ़ा ही था कि प्लांट के केस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, लेकिन इस क्लास में हमको पढ़ना है कि प्लांट और एनिमल के केस में, मेनली ह्यूमन में, कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता कैसे, हम कैसे सांस, एयर जो है उसको इनहेल करते हैं एंड एयर जो है उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। एयर इनहेल हम लोग कभी भी नहीं बोलना, देखो ये हम लोग गलत बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, नहीं। नाक के बाहर फिल्टर कोई ना लगा हुआ है कि ऑक्सीजन वहीं छान लेगा। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, CO2 रिच एयर जो है वो एक्सेल करते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमको ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंजाइम वगैरह, वहाँ पे कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है। सिंपल वो क्या है, एक गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो एक्चुअली एक फिजिकल रेस्पिरेशन होता है।
हो गया? सर हाँ बोलिए। सर वो रेड और ब्लू वाला क्या था? और देखिए, नॉर्मली हम लोग रेड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है। एंड ये वाला क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि हार्ट के, हम कह सकते हैं हार्ट से अवे ले जा रहा है, लंग्स में लेके आ रहा है। तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लू वाला है, इसको लिख लेना है पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल केस में ना ब्लू ऑक्सीजन के लिए नहीं दिखाते हैं, ब्लू वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड के लिए हम दिखाते हैं। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भी। और ये वाला क्या हो गया भाई? ये वाला इधर ब्लू वाला मेंशन कर दे रहे। ये रेड वाला जो है ये है पल्मोनरी वेन। वेन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल क्या है? इलियम, एक और बता दे निहारिका, इलियम क्या है? इलियम नहीं, सॉरी, हाइलम। एच आई है, HILUM, हाइलम है। हाइलम क्या है? जिस पॉइंट पे ना, मान लो कि हम बोल रहे लंग्स होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पे स्पेस होगा ना जिससे ये घुसा होगा, तो इसी पॉइंट को, इसी स्पेस को ही हम क्या कह रहे हैं? हाइलम कहते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जो ट्रैकिया है वो लंग्स को एंटर करता है, एंड पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से बाहर आते हैं, एंड पल्मोनरी आर्टरी है लंग्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम के नाम से जानते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की हम बात करें तो ब्रीदिंग को हम फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। फिजिकल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एंड ब्रीदिंग में मेनली क्या है भाई? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो मेनली गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज ब्रीदिंग के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग को फिजिकल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अगर मैं वन ब्रेथ की बात करूं, एक ब्रेथ, एक सांस किसको कहते हैं? तो एक सांस होता है एक बार वन इनहेलेशन, इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, वन एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? वन ब्रेथ कहते हैं। अब समझना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम करते कैसे या कर कैसे पाते हैं? समझिएगा इस चीज को। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ऐसा हम फील करते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज करता है, कि छाती जो है हमारा फूल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली जस्ट इसका अपोजिट होता है। हमारा चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है तो हम सांस ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना, कि मान लो हम बोल रहे हैं भाई, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, ये एक एयर टाइट चेम्बर है। ठीक है, एक एयर टाइट चेम्बर है ये वाला, ऊपर की ओर। एंड यहाँ पे हम एक
बलून भर दिए, ठीक है। अब समझना, ये एक एयर टाइट चैम्बर नीचे का सेपरेटेड है, नीचे का डायफ्राम से सेपरेटेड है, ये वाला मेम्ब्रेन समझो, ये भी क्या है, एक नीचे से भी बलून लाइक स्ट्रक्चर हम कर दिए, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट किया भी जा सकता है, ठीक है। मान लो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम बोल रहे हैं, इसके अंदर ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये अलग पार्ट है, एंड नीचे भी एक बलून हम लगा दिए भाई, एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये भी अलग है, ठीक है, ये भी अलग है, एक मेम्ब्रेन जैसा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है, मान लो नेक्स्ट स्टेप में हम किए क्या कि इस बलून को हम लोग, अब समझना एग्जाम्पल के तौर पे, अब सबका नाम देते थे, मान लो ये हम लंग्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम डायफ्राम बोल रहे हैं, डायफ्राम बोल रहे हैं। तीसरा चीज क्या है भाई, ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी मतलब लंग्स और जो बॉडी वॉल है उसके बीच जो कैविटी है उसी को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है इसी को थोरैसिक वॉल्यूम भी बोला जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम किए क्या भाई, हम इसको भर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम किए क्या, हम इसको नीचे की तरफ खींचे, ठीक है। एक और बनाते हैं, ये अंदर बलून था, जस्ट लाइक ऐसा ही रह गया, एंड ये जो है इसको हम थोड़ा बड़ा कर दिए और नीचे की तरफ क्या किए, खींच दिए, ठीक है। नीचे की तरफ हम क्या किए, इसके डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचे, जिसका रिजल्टेंट क्या हुआ समझना, कि इसको हम नीचे की तरफ पुल किए, पुल, एंड इसके रिजल्टेंट के कारण क्या हुआ कि ये जो थोरैसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो पहले जितना चेम्बर टाइट था अब तो उतना टाइट नहीं ना है, जाहिर सी बात है, कुछ स्पेस, मान लो ये जो स्पेस है ये तो बढ़ गया, तो इस स्पेस को भरने के लिए क्या होता है, लंग्स भी एक्सपैंड करता है, ठीक है। लंग्स भी जो है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, लंग्स भी हमारा क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, मतलब ये भी क्या होगा, इस कैविटी के स्पेस को भरने के लिए ये भी एक्सपैंड करेगा, एंड एक्सपैंड करने के कारण हम कह सकते हैं कि करेगा कैसे, तो ये फूलेगा, फूलेगा कैसे, तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। एयर जो है वो बाहर की तरफ से कहाँ मूव करेगा, रश इन, तो इसी को इनहेलेशन कहते हैं। तो इनहेलेशन कारण क्या हुआ समझना इस चीज को, हमको लगा कि हम सांस लिए तो हमारा छाती जो है फूल गया, एक्चुअली छाती फूला है तो हम सांस ले पा रहे हैं, जस्ट रिवर्स है, मतलब जो चेस्ट कैविटी है, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन कहते हैं दिव्यांशु, इनहेलेशन। एंड इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब मान लो ये क्या हुआ, रिलैक्स पोजीशन में आया, समझना, ये वापस अपने पोजीशन पे आया, तो अब ये जो एक्स्ट्रा चीज था, एक्स्ट्रा एयर था, वो इस लंग्स के वॉल पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो जो एक्स्ट्रा एयर लंग्स लिया होगा वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, इनहेलेशन।
बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, लंग्स जब एक्सहेल हम करते हैं ना तो लंग्स छोटा हो जाता है, छोटा होता है तो एयर जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। हो गया, बनाइए तो इसको, ये कॉमन फिगर है, इससे बहुत चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको। यस दिव्यांशु, आज रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो गया क्या? देखिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के लिए वर्ड ना कभी कभी यूज किया जाता है इंस्पायरेशन। आपको सुनने में लगेगा इंस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, इनहेलेशन इसको ही कहा जाता है। ठीक है, एंड इंस्पायरेशन की हम बात करें तो इस समय हो क्या रहा है, समझना इस चीज को कि हमारे रिब्स, जैसे मान लो हम रिब केज बनाते हैं, ऐसे रखता है ना, तो दो रिब्स के बीच में ना मसल प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे, इसको कोस्टल मसल, इंटर कोस्टल मसल बोलते हैं। ये इंटर कोस्टल मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा रीब के ऊपर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। एंड नीचे से क्या होता है, डायफ्राम पहले डोम शेप का है, ये कुछ ऐसा शेप का है, मान लो ऐसा शेप का, वो फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण ओवर और थोरेसिक कैविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड जो डिफरेंस आता है थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक वॉल्यूम और लंग्स के वॉल्यूम में, इस चीज़ को पूरा करने के लिए लंग्स फूलता है, एंड फूलेगा कैसे, जिस समय एयर अंदर जाएगा। तो क्लियर चीज है, लंग्स पहले नहीं फूलता है, पहले थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स present in between the ribs, present in between the ribs, contracts and also the diaphragm, the diaphragm contracts and get flattened, and gets flattened, फ्लैट हो जाता है, जो कि नॉर्मल डोम शेप का है, फ्लैटेंड। दिस causes
This causes the ribs uplift and move outwards, which results in an increase in thoracic volume, but the lungs remain the same. Hence, a difference in pressure is created, which is overcame by inhalation of air inside lungs. आई नो काफ़ी बड़ा हो गया ये, बट क्लियर कट लैंग्वेज में 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज क्या है कि चेस्ट कैविटी पहले बढ़ा क्योंकि कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ब्रीफकेज आगे की तरफ उठा एंड ऊपर उठ गया, डायफ्राम जो था डोम शेप था, फ्लैट हो गया, तो ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोरैसिक चेंबर एक एयर टाइट चेंबर है, अंदर लंग्स छोटा है एंड एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए लंग्स भी एक्सपैंड करेगा उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए, जिसके कारण बाहर से एयर क्या है अंदर की तरफ रश करेगा एंड इनहेलेशन हो जाएगा। यही चीज एक्सलेशन में क्या है, एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं। जो कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वापस रिलैक्स होता है, ब्रीफकेज क्या है अपने पोजीशन पे लौटता है, डायफ्राम वापस डोम शेप बनता है, तो अंदर क्या है प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उस प्रेशर को निकालने के लिए लंग्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करके एयर बाहर आ जाता है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थोरैसिक वॉल्यूम और थोरैसिक कैविटी में अंतर यही है कि थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको थोरैसिक वॉल्यूम कह रहे हैं। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होगा ना, उसी को थोरैसिक वॉल्यूम कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। मेरा वॉइस कट हो रहा है आयुष, अभी भी कट हो रहा है क्या? यस देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए। अब बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, 3 क्लास तो लेगा ही, फिर भी 3 से 4 क्लास। एक्चुअली वीक में एक ही क्लास है ना, तो इस चलते ये थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है चैप्टर। ये चैप्टर फिनिश होगा तो हम काफ़ी जल्दी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। यही चैप्टर मेन है एक्चुअली, क्लास 10th में यही एक लौता चैप्टर जो बायो में पढ़ना भी है, और बाकी चैप्टर में कुछ जान वगैरह है नहीं। और नहीं अंकित, हो जाएगा सिलेबस, हर साल एक ही क्लास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वीक में एक ही क्लास ही रहता है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूँ, सारे लोग लिख लिए होंगे, जिनका नहीं हुआ बोल सकता है।
ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, किनका नहीं हुआ है भाई? अच्छा, हो गया। एंड इसी को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन क्या हमको देखने को मिल रहा है भाई? तो एक्सपायरेशन के समय या एक्सहेलेशन के समय क्या चीज़ें हो रही हैं? तो भाई हो रही हैं चीज़ें ये कि जो रीप केज कॉन्ट्रैक्ट किया था वापस अपने पोजीशन पे लौट आया। द कोस्टल मसल्स कोस्टल मसल्स रिलैक्स रिलैक्स causing downward and inward movement of rib cage, inward movement of rib cage, movement of rib cage, rib cage, and also the diaphragm returns to its original position, returns to its original position. All this exert pressure on the rib cage, sorry, pressure on the lungs, pressure on the lungs, and hence it contracts, which causes exhalation of exhalation of air, ठीक है, exhalation of air। ये है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एंड इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है क्या भाई? तो हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ तक लिख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन एक ही चीज होता है निहारिका। सांस छोड़ना मतलब एक्सपायरेशन, सांस लेना इंस्पायरेशन। Yes, Divanshu, it was though complicated, but actually it is simpler. You have to only study twice or thrice the topic, then you will obviously know all the things. Okay, डन हो गया। 2 मिनट दे रहे, सारे लोग लिख लीजिए जिनका नहीं भी हुआ है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हार्ट से बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है हार्ट वाला। बहुत अच्छे आकाश। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग टॉपिक का हेडिंग डालेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।
देखिए, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पहले पढ़ना है, या पहले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग प्लांट्स का पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिमल में खाली ह्यूमन का ही पढ़ना है हमें, पहले ह्यूमन का देख लेते हैं फिर हम लोग प्लांट्स का पढ़ेंगे। प्लांट्स का छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके है। अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक को हम कह सकते हैं, ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। दूसरा वाला जो है उसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड लिम्फेटिक सिस्टम मेन नहीं है, ये एक तरह का सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी कहने का मतलब सपोर्टिंग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम, दो सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का, ऑक्सीजन, फूड वगैरह का, उसके लिए जो सिस्टम काम कर रहा है उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम लोग। तो दो हमको सिस्टम पढ़ना है, पहले हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये फ्लो चार्ट बनाइए तो। हो गया, चलिए। देखिए, सबसे पहला जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। हम हेडिंग भी डाल लेते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें भी तीन चीज़ है। कौन कौन से वो चीज़ है, जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में काम कर रहा है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, वो लिक्विड जो कि फ्लो करता है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो लिक्विड जो कि फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, कौन सा लिक्विड फ्लो कर रहा है भाई, तो ब्लड। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, जिस ट्यूब्स में वो लिक्विड फ्लो करता है उस ट्यूब को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। एंड तीसरा और आखिरी चीज है, ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो करने के लिए प्रेशर या फोर्स चाहिए होगा तभी तो वो मूव कर पाएगा। मान लो हम मोटर, हम पाइप बोल रहे हैं, उसमें पानी मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है फोर्स है तभी तो काम कर रहा है। मोटर एक पंप है, तो यहाँ पे जो पंपिंग ऑर्गन है हमारा उसको हम लोग हार्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको प्रोनाउंस हम लोग हर्ट हर्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली इसको हार्ट कहते हैं। हर्ट जो है वो HURT होता है, मतलब किसी को चोट पहुंचाना, ये हार्ट है, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस हम लोग हार्ट ही करते हैं। तो ये हार्ट है जो कि थर्ड कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट हमें पढ़ना है। सबसे पहले कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है ब्लड। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे वो है ब्लड। ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, याद करने में आसानी होगा। ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं,
क्या क्या भाई, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो है वो इसका लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट, ठीक है। दूसरा इसका क्या हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया ब्लड का। लिक्विड पार्ट की हम बात करें तो ये लगभग हम कह सकते हैं ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, एंड सॉलिड पार्ट कितना होता है, 45% हो गया। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा, एंड सॉलिड पार्ट को हम ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया भाई, प्लाज्मा हो गया ये लिक्विड वाला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। तो सबसे पहला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट जो ब्लड है वो हम पढ़ रहे, दो पार्ट्स हो गए ब्लड के, एक लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। एक्चुअली अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, yes, transportation and circulatory are same. Yes, Dipanshu. Transportation is mainly used for plants and circulatory system is used for animals. Term हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ रहे ब्लड, दो पार्ट हो गया भाई, एक प्लाज्मा हो गया, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। हाँ निहारिका, इसके बाद एक ही बचा हुआ है एक्सक्रीशन वाला। और दिव्यांशु बुक में लिखा हुआ होगा सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए तो हम बात कर रहे हैं भाई प्लाज्मा की, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, और दूसरी ओर हमारा क्या हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स हो गया। अब समझो इस चीज को कि प्लाज्मा क्या है और ब्लड कॉर्पसल क्या है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी भाई, तो इसमें हम कह सकते हैं फूड जो है वो सेल के अंदर घुस के, आरबीसी के अंदर घुस के थोड़ी ना जाएगा, वेस्ट मटेरियल हो गया, और क्या हो गया, सॉल्ट्स हो गए, और क्या हो गया, हम कह सकते हैं इसी में क्या है, इसी में वेस्ट मटेरियल है, सॉल्ट्स है, वाटर तो है ही, मेनली वाटर ही प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, एंड हॉर्मोन्स भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ब्लड कॉर्पसल्स की बात करूं तो अगेन ये तीन तरीके का है भाई। कौन कौन सी कंपोनेंट्स हो गए, देखो सबसे पहला जो है इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या इसी को शॉर्ट में आरबीसी भी बोलते हैं हम लोग, आरबीसी। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड तीसरा जो होता है जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो वर्ड रेड के लिए यूज करते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है, इसको ल्यूको वर्ड यूज, जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, उसी तरह ल्यूकोस प्लास्ट कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से हम जानते हैं।
एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, समझना इस चीज को, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स की हम बात करें तो इसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, पिगमेंट, जिस पिगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, इस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड ये एक्चुअली ये पिगमेंट होता क्या है, ये पिगमेंट है O2 कैरियर, ऑक्सीजन को कैरी यही करता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट की हम बात कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइट भाई करता क्या है, ये फैगोसाइटोज करता है, फैगोसाइटोज, फैगोसाइटोज मतलब क्या हो गया, पैथोजन, बैक्टीरिया को, वायरस को, इसको ये खा जाता है। एंड जब ये इसको खा जाएगा तो हम कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थ्रोम्बोसाइट करता क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 3 तरीके का ब्लड कॉर्पसल्स हो गया हमारा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर मैं क्लॉटिंग, क्लॉटिंग कहने का मतलब जो ब्लड जम जाता है ना, जैसे कट जाता है, देखते हो कि ब्राउन रंग का एक तरह का लेयर जम जाता है जिसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। अगर नहीं करेगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। एंड ये ब्लड क्लॉटिंग एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर है हमको ब्लड लॉस से बचाने के लिए। तो आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर प्रेजेंट। एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है, इट हैज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन व्हिच इज अ ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी हीमोग्लोबिन को हटा सके, मतलब ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब आरबीसी क्या है, न्यूक्लियस उसमें होता ही नहीं है, तो बड़ा आयरनी है। आयरनी कहने का मतलब है, सोचो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है लेकिन उसका अपना रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आरबीसी भले ही ऑक्सीजन को कैरी करता है वो, लेकिन कैरी कर रहा है, उस ऑक्सीजन को यूज नहीं करता है खुद। उसका अपना रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन कैरियर के लिए मेन चीज़ क्या है, हीमोग्लोबिन चाहिए। एक आरबीसी, समझना इस चीज़ को, एक आरबीसी में लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। एंड एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे 26.5 को 4 से, तो लगभग हम कह सकते हैं 105 करोड़ के आसपास, 106 करोड़ हो गया, ठीक है। तो एक आरबीसी 106 करोड़ ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड नॉर्मल काउंट है हमारा, 1 ml ब्लड में 45 से 55 लाख आरबीसी होते हैं। सोचो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमको चाहिए। नो, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग का कारण बहुत है। हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है, एक तरह का पिगमेंट, एक तरह का प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। नहीं, ऑक्सीजन होते हैं। एक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो लगभग 106 करोड़ के आसपास आई थिंक हो गया, डेढ़, हाँ 104, 106 करोड़ के आसपास हो गया। नहीं दिव्यांशु, इट इज़ नॉट ट्रू कि हम लोग का ब्लड जो है वो हरा कलर का होता है एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रेड हो जाता है, ऐसा नहीं है।
वो लाल ही होता है। लाल नहीं होता है, हम आरबीसी को, एक आरबीसी को लेंगे ना तो पिंक टाइप का दिखेगा। वो कंपाउंड इफेक्ट में क्या होता है, लाल दिखता है। जैसे तुम एग्जांपल के तौर पे देखो, कंपाउंड इफेक्ट का एग्जांपल हम बता रहे हैं, तुम अनार ले लो, ठीक है, जिसको हम लोग पोमग्रेनेट बोलते हैं, उसको छिल लो, छिल के जो दाना है उसका, सीड्स है, उसको अलग अलग रख दो, तुमको पिंक जैसा दिखेगा। और एक शीशा का बॉल लो, सबको एक ही में डाल दो तो तुमको रेड दिखेगा, डार्क रेड हो जाएगा। तो उसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक पिंकिश कलर का सब्सटेंस है। आरबीसी भी एक्चुअली, एक आरबीसी देखेंगे तो पिंक, लाइट पिंक कलर का होगा, लेकिन वो इतना सारा रहता है कि वो एकदम डार्क रेड दिखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया कहाँ होता है, ट्रैकिया में होता है सीलिया। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, इससे पहले देख लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड का पार्ट हम लोगों ने देखा, पहला लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, ब्लड वेसल सेकंड पार्ट है हमारा। ये ब्लड का पार्ट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ब्लड वेसल्स के बारे में। सेकंड है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की हम बात करें तो ब्लड वेसल्स है कितने तरह के, तो मेनली ऑफ टू टाइप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स, दो तरह के पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स। कौन कौन से वो ब्लड वेसल्स है भाई, एक ब्लड वेसल हमारा हो गया जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, आर्टरीज कहते हैं। दूसरे जो होते हैं उनको वेन्स कहते हैं। एक हो गए आर्टरीज, दूसरे वाले जो हो गए उनको वेन्स कहते हैं। अगर आर्टरीज की हम बात करें तो आर्टरी को हम डिफाइन करते हैं वैसे ब्लड वेसल जो कि हार्ट से ब्लड को अवे ले जाते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं वैसे ब्लड वेसल जो कि हार्ट से टेक्स या टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। दूसरा वाला क्या हो गया, टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट के जो टुवर्ड्स ले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ठीक है। जितने भी आर्टरीज होते हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अभी हम लोग हार्ट देखेंगे तो हार्ट के फिगर में देखेंगे कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरीज जो कि क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। जितने भी वेन्स हमको देखने को मिलते हैं भाई, सारे के सारे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में अंतर क्या है, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक में CO2 ज़्यादा है, बस यही अंतर है। ये पल्मोनरी वेन्स को, अगर मैं इसके थिकनेस की बात करूं तो
ये क्या होता है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड। ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। जाहिर सी बात है, दीवार जिसका पतला होगा अंदर का जो कैविटी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दीवार, ऑक्सीडेंटेड ब्लड का मीनिंग है जो बताया मैंने दिव्यांशु। यहाँ तक लिखिए, तो एक और पॉइंट है, बस उतना ही बता देंगे। ब्लड वेसल्स ही लास्ट हम लोग करेंगे आज के लिए। नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं है सुमित, लेकिन उसका कारण हम लोग हार्ट पढ़ेंगे तो देखें क्या दुश्मनी चल रहा है भाई, क्या खानदानी दुश्मनी है लोगों के बीच। तो देखो, जिसका दीवार, अब मान लो हम बता रहे हैं कि जिसका मान लो कि ये दीवार मोटाई है ऐसा, तो जाहिर सी बात है अंदर उसका स्पेस क्या होगा, कम होगा। ये स्पेस को, क्रॉस सेक्शनल स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं, LUMEN। तो एक तरफ हम कह रहे हैं आर्टरीज की बात कर रहे हैं भाई, एक तरफ हम आर्टरीज की बात कर रहे थे, इस साइड आर्टरीज लिख देंगे, इस साइड हम लोग वेन्स लिख देंगे, ठीक है। तो वॉल मत मोटा है तो ल्यूमेन इसका क्या होगा, छोटा होगा, ल्यूमेन इज नैरो। ल्यूमेन समझे, अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल स्पेस है, ये जैसे मान लो हम बोल रहे हैं वॉल है, ये अंदर का जो स्पेस है, एक है वेन का क्या है, वॉल ये है, एंड वॉल पतला है तो अंदर का ल्यूमेन क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, ल्यूमेन इज लार्ज, ल्यूमेन इज लार्ज, ठीक है। आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं, ल्यूमेन अगर नैरो होगा तो प्रेशर क्या होगा, जाहिर सी बात है, आप देखते हो प्रेशर पतले पाइप में ज्यादा होता है, देखते हो हम पानी जब पटाते हैं तो उसका मुंह को दाब देते हैं ताकि प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है, प्रेशर इज मोर। इसमें क्या हो गया, प्रेशर इज लो, प्रेशर इज लो। नेक्स्ट, आर्टरीज जो होता है बॉडी में डीपली सिचुएटेड होता है, अंदर की तरफ दिखता नहीं है, डीपली सिचुएटेड होता है। एंड वेन्स जो होते हैं वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं। सुपरफिशियली कहने का मतलब ऊपर ऊपर, देखते हो जो हमारे हाथों में नस जो दिखता है ब्लू ब्लू, वो एक्चुअली वेन्स होते हैं, सुपरफिशियली सिचुएटेड। इन्हीं दोनों के बीच में एक जंक्शन के रूप में काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज, इन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। मतलब जब भी समझना इस चीज को कि आर्टरी है भाई, ये आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी का तो दीवार तो मोटा है, मतलब स्पेस क्या है, यही वाला है अंदर का स्पेस। तो आर्टरी क्या होता है, यहाँ पे आके टिश्यू साइट पे आके वो क्या होता है, ये मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, टिश्यू साइट पे आके क्या होता है, डिवाइड करता है फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में। ये अब डिवाइड किया ऐसे, इलोंगेट हुआ, एंड हम कह सकते हैं फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में टूट जाता है, पतले पतले ट्यूब्स में टूट जाता है, कहाँ पे, टिश्यू साइट पे, ताकि एक्सचेंज प्रॉपरली हो। जब यूनाइट करेगा ना तो ये वेन बन के निकलेगा, याद रखिएगा। ये आर्टरी है, ये क्या है, वेन है, एंड इन्हीं दोनों के बीच क्या है, ये कैपिलरी है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टिश्यू साइट इसको बोलते हैं, टिश्यू साइट। जैसे ही यूनाइट करेगा वो वेन बना लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम हाथ का ले रहे एग्जांपल, तो हाथ में जो वेन आर्टरी नीचे नीचे गया, वे कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, फिर यूनाइट किया तो वहीं से वेन बन के ऊपर ऊपर लौट गया हार्ट में, फिर ले जाकर डीऑक्सीडेटेड ब्लड ड्रेन कर देगा। तो ये जो टोटल है हमारा ब्लड वेसल्स, ये यहीं तक है हमारा। अब नेक्स्ट इसके बाद हार्ट पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। कैपिलरीज जो है वो एक तरह का
लिंक है, किसके बीच? आर्टरी और वेन के बीच। हम कह सकते हैं जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये हमारा आर्टरी, वेन और सर्कुलेटरी। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम विल फिनिश, यस ऑब्वियसली। Approximately 2 class it will take to complete the chapter, max to max 3, minimum 2, maximum 3। कोशिश करूंगा कि 2 ही क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने ब्लड तक पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो सिंपल लास्ट पढ़ना है। Yes, class is over right now. Homework I will give you in the group itself. देखना पड़ेगा कौन सा एक्सरसाइज है। ठीक है, कहूत, बिल्कुल कहूत भी करवाऊंगा। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है तो करवाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बोलिएगा आधा घंटा कहूत करवा सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ पढ़ लेंगे फिर कहूत करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एंड कर रहे हैं हम लोग। ओके, बाय बाय एवरीवन। ठीक है, निहारिका दे देना।